हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, पॉलिटी वीकली प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। सेशन में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज पर हम चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पॉलिटी वीकली के इस वीकली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन प्रोग्राम में करंट अफेयर्स की न्यूज को इस प्रकार से प्रसारित करने का प्रयास किया जाता है कि इसमें संबंधित खबर के यूपीएससी से संबंधित सभी आयामों पर दृष्टि डाली जा सके। साथ ही सेशन के अंत में खबरों से संबंधित यूपीएससी के प्रारंभिक अथवा मुख्य परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों अथवा आगामी परीक्षा में संभावित प्रश्नों को भी प्रदान किया गया है, जिनके सही उत्तर सेशन कंप्लीट करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इन प्रश्नों के सही उत्तर के साथ पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम चैनल विरद लाइव से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। सेशन को अंत तक जरूर देखिए और बताइए कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है। अब आइए करते हैं शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि की कार्यवाही को असंवैधानिक करार देते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने न सिर्फ राज्यपालों के लिए विधेयकों पर फैसला करने की कड़ी समय सीमा तय कर दी, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि एक बार खारिज कर दिए जाने वाले विधेयकों को दोबारा पारित करने के बाद उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजना अब संभव नहीं है। यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 200 की व्याख्या करते हुए राज्यपालों की शक्तियों के बारे में अधिक स्पष्टता लाता है। दरअसल न्यायमूर्ति JB पादरीवाला और R महादेवन की पीठ ने कहा कि राज्यपाल रवि ने 10 विधेयकों पर महीनों तक निर्णय न लेकर संविधान का उल्लंघन किया है। ये विधेयक 2023 में तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित किए गए थे, लेकिन राज्यपाल ने उन्हें न तो स्वीकार किया न ही राष्ट्रपति के पास भेजा। कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत इन विधेयकों को स्वतः स्वीकृत घोषित कर दिया और राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को मंजूरी देने व 7 को खारिज करने के फैसले को भी रद्द कर दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के लिए विधेयकों पर निर्णय लेने की 3 स्तरीय समय सीमा तय की है ताकि भविष्य में देरी रोकी जा सके। पहला, अगर राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर किसी विधेयक को रोकना हो तो उन्हें 1 महीने के भीतर ऐसा करना होगा। दूसरा, अगर विधेयक को विधानसभा में सुझावों के साथ वापस भेजना है तो राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना हो तो राज्यपाल के पास 3 महीने का समय होगा। तीसरा व सबसे महत्वपूर्ण, अगर विधानसभा किसी खारिज किए गए विधेयक को बिना संशोधन के दोबारा पारित करके भेजती है तो राज्यपाल को 1 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से उसे स्वीकृति देनी होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह समय सीमा अनुच्छेद 200 में जितनी जल्दी हो सके यानी एज सून एज पॉसिबल की भावना को पूरा करती है और राज्यपालों के लिए बाध्यकारी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यपालों के पास पॉकेट वीटो यानी विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोककर रखने का अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति पादरीवाला ने कहा है कि अनुच्छेद 200 में जितनी जल्दी हो सके यानी एज सून एज पॉसिबल का मतलब ये नहीं है कि राज्यपाल महीनों बैठे रहें। विधेयक लोगों की आवाज है, उन्हें कागज का टुकड़ा नहीं बनने दिया जा सकता। इस मामले पर दिलचस्प पहलू यह है कि राज्यपाल रवि ने नवंबर 2023 में इन 10 विधेयकों को दोबारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। कोर्ट ने इस कदम को मनमाना और कानूनी तौर पर अमान्य बताया है। पीठ ने स्पष्ट किया है कि अगर राज्यपाल को विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजना ही है तो यह पहली बार में ही ऐसा करें। दोबारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने का विकल्प अब खत्म हो गया है। कोर्ट ने राज्यपालों को याद दिलाया कि उनकी भूमिका राज्य का मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक होने की है, न कि राजनीतिक रोड़ा अटकाने वाली। न्यायाधीशों ने चेतावनी दी कि अगर राज्यपाल समय सीमा का पालन नहीं करते हैं तो उनकी कार्यवाही न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगी। साथ ही राष्ट्रपति के पास विधेयक भेजने का विकल्प केवल तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब कोई विधेयक केंद्रीय कानूनों या हाईकोर्ट की शक्तियों के खिलाफ हो। यह फैसला तमिलनाडु में DMK सरकार और राज्यपाल रवि के बीच 8-9 महीने से चले आ रहे टकराव को खत्म करने में सहायक होगा। राज्यपाल ने विधेयकों को लंबे समय तक रोके रखा, जिसके बाद राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। केस में तमिलनाडु की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील AM सिंघवी ने फैसले को संघीय ढांचे की जीत बताया है, जबकि राज्यपाल की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी की दलीलों को कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद अब सभी राज्यपालों को यह समझना होगा कि उनकी शक्तियां मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधी हैं। विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को लटकाए रखने की प्रवृत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रोक लगा दी है। यह फैसला न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि अन्य राज्यों में भी राज्यपाल और सरकार के बीच तनाव को कम करने में मददगार साबित होगा। कोर्ट ने एक बार फिर साबित किया कि संविधान की भावना को किसी भी स्तर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
जयपुर शहर के सदर बाजार, चांदपोल और जौहरी बाजार जैसे व्यस्त इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों की रातें एयर हॉर्न के शोर से तबाह हो रही हैं। हैरानी की बात यह है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने 2021 में ही रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक एयर हॉर्न पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन 2 साल बाद भी आदेश कागजों पर दफन है। कानून है पर सरकारी तंत्र सोया हुआ है, यह कहना है स्थानीय पर्यावरण कार्यकर्ता रेखा मेहता का। वे बताती हैं कि संविधान का अनुच्छेद 21 हमें गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे शांतिपूर्ण नींद और प्रदूषण मुक्त हवा को मानवता के अधिकार के लिए उचित माना है, लेकिन जयपुर में ये अधिकार सिर्फ किताबी बातें हैं। इस मुद्दे पर एनजीटी का आदेश ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग और प्रदूषण बोर्ड की जिम्मेदारी तय करता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ट्रैफिक पुलिस के पास कर्मचारी कम हैं, परिवहन विभाग ड्राइवरों को ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा है और प्रदूषण बोर्ड का कहना है हमारी भूमिका सलाह देने तक सीमित है। ऐसे में आम नागरिक पूछ रहे हैं कि अनुच्छेद 144 कहां लागू होता है, जो न्यायालयों के आदेशों को मानने के लिए सरकारी एजेंसियों को बाध्य करता है। देखिए, नेपाल की राजधानी काठमांडू में शोर नियंत्रण के लिए सख्त कानून लागू हैं। वहां सरकार ने जनता को जागरूक करने के लिए स्कूलों और सोशल मीडिया का सहारा लिया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यहां ऐसा क्यों नहीं हो सकता। हमारे पास सीपीसी की धारा 38 और ऑर्डर 21 है, जो कोर्ट के आदेशों को लागू करने का हक देते हैं, फिर भी इन पर अमल नहीं होता। इस मामले पर राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी राजीव माथुर ने बताया कि हमने ट्रैफिक पुलिस को कई बार चिट्ठियां भेजी हैं, अब एनजीटी में हलफनामा दायर करेंगे। जयपुर की स्थिति सिर्फ शोर प्रदूषण का नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 की मर्यादा का सवाल है। जब तक न्यायिक आदेशों को लागू करने के लिए सरकारी तंत्र नहीं जागेगा, तब तक यहां नागरिकों की रातें एयर हॉर्न की भेंट चढ़ती रहेंगी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर कोई राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति को उस पर 3 महीने के भीतर अपना निर्णय देना होगा। यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 201 में छिपी समय सीमा की खामी को दूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दरअसल यह मामला तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि पर कार्रवाई से शुरू हुआ, जिन्होंने विधानसभा द्वारा दोबारा पारित 10 विधेयकों को नवंबर 2023 में राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। कोर्ट ने इसे गैर कानूनी बताते हुए कहा, राज्यपाल का यह कदम संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। विधानसभा द्वारा दोबारा पास किए गए विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं होता है। अब देखिए, अनुच्छेद 200 के मुताबिक राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रोक सकते हैं, लेकिन उसमें समय सीमा का जिक्र नहीं किया गया। इसी खामी की वजह से कई विधेयक सालों तक राष्ट्रपति के पास लटके रह जाते थे। कोर्ट ने कहा कि अनिश्चितता में लटके विधेयक जनता की इच्छा का अपमान है। राष्ट्रपति को अब 3 महीने में फैसला लेना होगा, वरना देरी के कारण बताने होंगे। गौरतलब है कि इस मामले में 36 साल पुरानी सिफारिशें आखिरकार मान ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1983 के सरकारी आयोग और 2007 के पुंछी आयोग की सिफारिशों को याद दिलाया, जिन्होंने कहा था कि संघ राज्य संबंधों को मजबूत करने के लिए समय सीमा जरूरी है। साथ ही 2016 में गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का भी हवाला दिया गया, जो पहले से ही 3 महीने की समय सीमा सुझाते थे। कोर्ट ने साफ किया कि राष्ट्रपति राज्यपाल की तरह किसी विधेयक को बिना ठोस कारण बताए रद्द नहीं कर सकते। अस्वीकृति देने पर राष्ट्रपति को विस्तृत कारण देना अनिवार्य होगा। जस्टिस पादरीवाला ने कहा, यह फैसला राज्यों को केंद्र के खिलाफ न्यायिक समीक्षा का अधिकार भी देता है। इस फैसले के बाद अब उन सभी राज्यों को राहत मिलेगी जहां केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टकराव की स्थिति बनी रहती है। केरल, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी विधेयकों को लेकर गतिरोध की खबरें आती रही हैं। अब संविधान की यह नई व्याख्या राज्यों को अपनी नीतियों को लागू करने में मदद करेगी। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार और राष्ट्रपति कार्यालय इस नई समय सीमा को कैसे लागू करते हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां संविधान प्रत्येक नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता और गरिमा का वादा कराता है, वहीं पुलिस हिरासत में यातना की लगातार घटनाएं इस वादे की पोल खोल देती हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह कहना है प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्था कॉमन कॉज और लोक नीति CSDS द्वारा संयुक्त रूप से जारी एक हालिया रिपोर्ट का। 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 8,276 पुलिसकर्मियों के साथ बातचीत पर आधारित यह अध्ययन पुलिस हिंसा और अत्याचार के विभिन्न पहलुओं को सामने लाता है।
गौरतलब है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की गारंटी देता है, लेकिन यह रिपोर्ट बताती है कि 30% पुलिसकर्मी गंभीर मामलों में 3rd डिग्री का प्रयोग उचित मानते हैं, जबकि 9% मामूली अपराधों में भी इसे स्वीकार करते हैं। यह सीधे तौर पर संविधान और मानवाधिकारों का उल्लंघन है। और भी चिंताजनक तथ्य यह है कि हर 4 में से एक पुलिसकर्मी भीड़ द्वारा हिंसा को न्यायसंगत मानता है, जैसे कि यौन शोषण या बाल अपहरण जैसे मामलों में, जो न्याय व्यवस्था की भूमिका को खारिज करता है। यह अनुच्छेद 14 में दिए गए कानून के समक्ष समता के सिद्धांत का भी सीधा उल्लंघन है। भारत में संयुक्त राष्ट्र की यातना विरोधी कन्वेंशन यानी UNCAT पर 1997 में हस्ताक्षर तो किए गए, पर अब तक इसे अनुमोदित नहीं किया गया है। इसका अर्थ यह है कि भारत इस कन्वेंशन से विधिक रूप से बाध्य नहीं है। जब तक घरेलू कानून के रूप में यातना के विरुद्ध कोई विशेष कानून पारित नहीं किया जाता, तब तक हाशिए पर जी रहे समुदायों जैसे कि पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम और झुग्गीवासियों को न्याय की कोई ठोस गारंटी नहीं मिल सकती। रिपोर्ट के अनुसार हिरासत में मौतों पर भी सरकारी आंकड़े विरोधाभासी हैं। 2020 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB ने 76 मामले दर्ज किए, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने 70 और नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर यानी NCAT ने 111 मामले दर्ज किए। चौंकाने वाली बात यह है कि 2018 से 2022 के बीच एक भी दोष सिद्ध नहीं हुई है। वहीं अनुच्छेद 22 जो कि मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत में सुरक्षा प्रदान करता है, उसका पालन अक्सर नहीं होता। लगभग 24% पुलिसकर्मियों ने स्वीकार किया है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया शायद ही कभी या कभी नहीं पालन की जाती है। मजिस्ट्रेट और डॉक्टर जो कानून में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अक्सर निष्क्रिय रहते हैं। मेडिकल परीक्षण कभी कभी ऐसे डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं जिन्हें फॉरेंसिक की विशेषज्ञता नहीं होती। रिपोर्ट का सकारात्मक पक्ष यह है कि 79% पुलिसकर्मी मानवाधिकार प्रशिक्षण का समर्थन करते हैं और 71% यातना की रोकथाम के पक्ष में हैं। लेकिन जब तक संस्थागत सुधार नहीं होंगे, ये रुझान व्यवहार में नहीं उतर पाएंगे। प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार 2006 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधारों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए थे, जैसे कि कार्यकाल की सुरक्षा, जांच और कानून व्यवस्था को अलग करना और पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना। पर जमीनी स्तर पर इनका क्रियान्वयन आज भी बेहद कमजोर है। रिपोर्ट स्पष्ट संकेत देती है कि अब समय आ गया है कि भारत एक सख्त यातना विरोधी कानून यानी UNCAT को अनुमोदित करे और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को पूरी ईमानदारी से लागू करे। केवल तभी पुलिस एक मानवीय पेशेवर और संवैधानिक संस्थान बन पाएगी और आम लोगों को उस पर भरोसा फिर से बहाल हो पाएगा। चलिए अब नजर डालते हैं आज के प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र यातना विरोधी कन्वेंशन UNCAT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने UNCAT पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन अभी तक इसे अनुमोदित नहीं किया है। UNCAT को अनुमोदित करने के लिए भारत को संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, ना तो 1 ना ही 2 सही हैं। अगला प्रश्न मुख्य परीक्षा से संबंधित है। प्रश्न है, पुलिस हिरासत में यातना न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि यह संविधान की मूल भावना के भी विपरीत है। इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। भारत में पुलिस सुधार की आवश्यकता और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। आप इस प्रश्न में इस दृष्टिकोण को अपना सकते हैं। सबसे पहले परिचय में यातना की परिभाषा UNCAT के अनुसार तथा कॉमन कॉज रिपोर्ट के अनुसार भारत में बढ़ते घटनाक्रम का उल्लेख कीजिए। आगे संवैधानिक संदर्भ भी बता सकते हैं, जैसे अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और हिरासत में सुरक्षा, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। फिर इसके बाद आगे वर्तमान स्थिति का संदर्भ लेते हुए पुलिस हिरासत में मौतों के आंकड़े, कमजोर जवाबदेही की व्यवस्था तथा न्यायिक प्रणाली की सुस्ती और राजनीतिक दबाव का जिक्र करें। बताएं कि पुलिस सुधार की आवश्यकता क्यों है। साथ ही प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, पुलिस के पेशेवर प्रशिक्षण की कमी तथा मानवाधिकार आधारित पूछताछ तकनीकों की जरूरत पर प्रकाश डालें। आगे चुनौतियां, सुझाव व एक संक्षिप्त निष्कर्ष देते हुए अपने उत्तर को समाप्त करें। तो आज के पॉलिटी वीकली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन प्रोग्राम में बस इतना ही। फिर मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।